वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अब मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपका विश्वास एकदम नहीं बैठेगा। मैं महाराष्ट्र से मैं हूं। आप लोग मुंबई बहुत बार आए होंगे। तो जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने कहा था कि मुंबई में 2 साल के अंदर 55 उड्डान पुल बनाऊंगा और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाऊंगा और समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आप देखते टीवी पर। वो जब मैंने घोषणा की तो लोग विश्वास ही नहीं रख रहे थे, क्योंकि पुणे से मुंबई आने के लिए 9 घंटे लगते थे। बहनों और भाइयों, आज 2 घंटे में नहीं तो 1.25 घंटे में मुंबई से पुणे प्रवास होता है। तब लोगों का विश्वास हो गया कि ये हो सकता है। और इसलिए मैं कल अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में, आप 16 घंटे में अमृतसर से मुंबई पहुंच जाओगे, यह मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे है, ये हमारे सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल जो है स्वर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबार साहिब, तरन तारण, उसको जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णव देवी कटरा तक जाएगा। और यह एक्सप्रेसवे अंबाला, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर और कपूरथला जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरेगा। इस हाईवे का 13 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। 486 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है। अगस्त 2022 में वह शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का 17 किलोमीटर का काम का टेंडर प्रक्रिया में है। 72 किलोमीटर का डीपीआर बनाया जा रहा है। और ये 2024 के पहले, 2024 समाप्त होने के पहले ये इस एक्सप्रेस हाईवे पर आप जा सकेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। दूसरा हाईवे जो है वो लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे है। 4350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर का लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। इस हाईवे को लुधियाना से 17 किलोमीटर दूरी पर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और यह हाईवे से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क हो जाएगा। लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। यह हाईवे बनने से NH 44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का काम सितंबर 2022 में शुरू हो जाएगा और यह हाईवे दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। अब दूसरा आपका हाईवे है अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे। 23,000 करोड़ रुपए का हाईवे आपके यहां बन रहा है। 23,000 करोड़ का। ,917 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 762 किलोमीटर में तेजी से काम चल रहा है और चुनाव के बाद 4-5 महीने के बाद आने के बाद मैं फिर से आऊंगा और उसका उद्घाटन कर दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। यह एक्सप्रेसवे 155 किलोमीटर का काम सितंबर 2022 में शुरू हो जाएगा और 2024 तक ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा और यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर होगा कि हमारे देश के 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा की रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर की रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर की रिफाइनरी को जोड़ेगा। और इस कॉरिडोर का बनने के बाद भटिंडा से लुधियाना आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है, उसको भी सुविधा मिलेगी।
चौथा हाईवे जो लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे, जो अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए 2,500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे बना जा रहा है। भटिंडा में इसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा जाएगा, जिसकी सुविधा आपको होगी। इस हाईवे का भी निर्माण कार्य सितंबर 2022 में शुरू हो जाएगा और 2024 में यह पूरा हो जाएगा। मेरा बहुत सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि करतारपुर साहिब 4 लेन कॉरिडोर का निर्माण हमने कम समय में पूरा किया और डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक 120 करोड़ की लागत से यह सड़क हमने निर्माण की है। यह हमारे लिए धार्मिक स्थल है। प्रथम हमारे गुरु नानक देव जी का निवास स्थान वहाँ है और भारत के हम लोग, भारतीय लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। इस कॉरिडोर का निर्माण, उनकी अभी सब दिक्कतें समाप्त हुई है। गुरुदासपुर से डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ये कॉरिडोर बनने से करतारपुर साहिब पहुंचना आसान हो गया है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर से पंजाब में ये बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। अभी सिद्धू जी ने मुझे कहा था कि भटिंडा से सिरसा 110 किलोमीटर 2 लेन ये जो है, ये इसका डीपीआर रेडी हो गया है और नेक्स्ट ईयर इसके भी कार्य का शुभारंभ होगा। मैं आपको बता देता हूं। और एक ब्रिज की बात कर रहे थे, आरओबी की, कौन सा? रामसुरा फ्लाईओवर ब्रिज। रामसुरा फ्लाईओवर ब्रिज। अरे आप इनको चुन कर दो, आप जितने ब्रिज मांगोगे उतने मैं दे दूंगा। और मैं ऐसा झूठ बोलने वाला नेता नहीं हूं। जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। श्री नितिन गडकरी। तो आप विश्वास रखिए कि मैं मेरा वादा पूरा करूंगा, आप भी आपका वादा पूरा करिए। बहनों और भाइयों, 2014 से 2021 तक हमने 20,000 करोड़ की लागत से 1500 किलोमीटर हाईवे निर्माण किए। पिछले 7 साल में 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला और 22-23 में 36,000 करोड़ की लागत से 1,000 किलोमीटर 4 to 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में भारतमाला परियोजना फेज 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2,160 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर हाईवे का निर्माण किया जाएगा और भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1,126। श्री नितिन गडकरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं वचन देता हूं कि मई 24 में जब हमारे 10 साल पूरे होंगे तो पंजाब में 5 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण होगा। बोले सोनिया। और पंजाब की सड़कें जो है वो अमेरिका के बराबर बनेगी। पंजाब का विकास होगा, उद्योग आएंगे, यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और पंजाब के जवान युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा कार्यक्रम है। बहुत बड़े लंबे रास्तों की लिस्ट मेरे पास है। अमृतसर से भटिंडा 3,000 करोड़ की, खन्ना मलरकोटला रायकोट जगरान 120 किलोमीटर, पठानकोट से अमृतसर, जीरकपुर से पटियाला भटिंडा, रामपुर तलवंडी रमन मंडी तक, तलवंडी फिरोजपुर तक, चंडीगढ़ से खरार लुधियाना तक, ये कम से कम 15,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था
तब बादल साहब भी मेरे पास आए थे, सीनियर बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब। अब तब से एक प्रश्न था जो मेरे मन में बड़ा अस्वस्थ करने वाला था कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, 3 नदियां भारत को मिली, पर हमारे नदियों का पानी आज भी पाकिस्तान को जा रहा था जो हमारे अधिकार का था। पर झगड़े चल रहे थे और इस समय मैंने बहुत से झगड़े निपटा दिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर के गवर्नर और राजस्थान के मुख्यमंत्री सबको बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा झगड़े समाप्त करो, मैं तो दरवाजा नहीं खोलता। तो 1970 से झगड़े थे, करीब 21 झगड़े थे, 17 झगड़े मैंने निपटा दिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी और चीफ सेक्रेटरी मेरे पास आए। मैंने कहा ये झगड़ा आपका कश्मीर के साथ है, इसको निपटाइए। बोले मैं तैयार हूं। मैंने उठाया फोन और सतपाल मलिक साहब को फोन किया, गवर्नर थे। मैंने कहा मैं इनको चीफ सेक्रेटरी को भेज रहा हूं, मीटिंग कराइए, एग्रीमेंट साइन कराइए और तुरंत मुझे इन्फॉर्म करिए। बहनों और भाइयों, कश्मीर और पंजाब का झगड़ा भी मैंने निपटा दिया। मैंने पंजाब के कांडी नहर के विस्तार के लिए शाहपुर कांडी बांध, सरहिंद फीडर रिपेयरिंग के लिए 5,552 करोड़ रुपए दिए। शाहपुर कांडी बांध परियोजना पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्व रखती है। यह बांध का निर्माण का काम जून 2022 में पूरा हो जाएगा और पंजाब में जलापूर्ति बेहतर होगी। 206 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो सकेगा और पंजाब की 5,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। बोले सोनिहा। मेरे ही कार्यकाल में जो रावी नदी का पानी पाकिस्तान जा रहा था, उस रावी नदी पर बन रहे इस बांध को राष्ट्रीय परियोजना में मैंने शामिल किया और जिसके निर्माण के लिए 2,716 करोड़ की राशि आवंटित की। अब कांडी नहर विस्तार चरण 2, उसके लिए भी 234 करोड़ की राशि दी और इस नहर के विस्तार से पंजाब में 92,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। ये बहुत बड़ा काम मेरे कार्यकाल में हो सका। इस नहर के बनने से पटियाला, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला जिलों में लाभ होगा। और सरहिंद फीडर रिपेयर का तो काम आपको पता है, कितनी जमीन खराब हो गई थी नहर फूटने के कारण। सरहिंद फीडर रिपेयरिंग के लिए 671.48 करोड़ की राशि दी। अब इस कार्य होने से 70,000 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर में भी पानी का रिसाव से जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो भी हल हुई है। बहनों और भाइयों, पंजाब का विकास हो रहा है, अच्छे रास्ते बने हैं, पानी की सुविधा हुई है। मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं और मैं आपको उसी पे बात करने के लिए आया हूं। इस देश का पहला ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। जो ट्रैक्टर आपकी जो परली आप जलाते हैं ना, राइस स्ट्रॉ परली बोलते हैं ना, परली से हमने बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाया और मेरा पहला ट्रैक्टर परली पे चलता है। 1 लाख रुपए साल की बचत होती है। इसकी शुरुआत हमने की। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट करें। श्री नितिन गडकरी जिंदाबाद। बहनों और भाइयों, आज हमारे देश में किसानों ने बहुत मेहनत की और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन किया है कि आज हमारा देश पूरे दुनिया को चावल सप्लाई कर सकता है। इतनी चावल हमारे पास है। चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, चीनी सरप्लस, अब गेहूं सरप्लस। मेरा लड़का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है,
तो अभी उसने साइबेरिया में गेहूं सप्लाई किया, तो मैंने उसको कहा अरे ये सब गेहूं पंजाब हरियाणा में मिलेगा सस्ता। बोले पिताजी ऑस्ट्रेलिया में 8 रुपए किलो से गेहूं मिला है। अब वर्ल्ड में गेहूं चावल के भाव कम हुए। चीनी का 22 रुपए किलो भाव ब्राजील में है और हमारे देश में 32 रुपए किलो है। हम किसानों को अन्नदाता मानते हैं। हमने निर्णय किया अब किसान अन्नदाता नहीं, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा, ऊर्जादाता। मैं 2004 से झगड़ा कर रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मैं कोई बात हवा की नहीं कर रहा हूं। हमने पहली बार निर्णय किया कि चीनी मिलों से जो मोलाइसेस निकलता है, शीरा जिसकी दारू बनती है, फॉरेन लिकर और देशी, उसके बजाय हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया। 4% मोलाइसेस, उससे इथेनॉल बनाया। फिर 7% BAB मोलाइसेस, उससे इथेनॉल बनाया। फिर शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनाया। केवल 400 करोड़ लीटर इथेनॉल मिला है और हमारी रिक्वायरमेंट है 1000 करोड़ लीटर। और बहनों और भाइयों, पेट्रोल में 10% हम डाल रहे हैं, आने वाले 1 साल में 20% डालेंगे और इथेनॉल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनेगी। गन्ना उत्पादक किसानों को उनका तुरंत मुआवजा तुरंत मिलेगा, किसानों का भला होगा। और गांव में इथेनॉल के प्लांट हमने शुरू किए। पर इतना ही नहीं, हमने अब चावल से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। 1 टन चावल से 470 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और बहनों और भाइयों, अब सरप्लस चावल जो है, चावल की कड़ी जो ब्रोकन राइस बोलते हैं, उससे इथेनॉल बनने की शुरुआत हुई है और देश में 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत है। अभी हमारे पेट्रोल डीजल गैस का इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है और ऐसा ही चलता रहेगा तो ये इंपोर्ट 25 लाख करोड़ का होगा। ये जो भटिंडा के रिफाइनरी में क्रूड ऑयल आ रहा है, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये बाहर से आ रहा है। पर अब इसके बाद इस देश के किसान ऊर्जादाता बनेंगे और अब किसानों ने तैयार किए ऊर्जा पर गाड़ियां, ट्रक और बसें। बजाज की स्कूटर, मोटरसाइकिल, हीरो की मोटरसाइकिल, स्कूटर और टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च कर दी है। टोयोटो, हुंडई, सुजुकी, जिनका मार्केट में 70% शेयर है, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। सब ने कहा है कि हम फ्लेक्स इंजन लाएंगे। आप कनाडा में बहुत जाते हो, कनाडा में फ्लेक्स इंजन है, अमेरिका में फ्लेक्स इंजन है, अब भारत में भी फ्लेक्स इंजन आएगा। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो और कोई भी चलेगा। पेट्रोल का भाव 110 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 62 रुपए लीटर है। अब मुझे बताइए कि मक्के से, चावल से, गन्ने से और मोलाइसेस से बना हुआ इथेनॉल को इतना मार्केट मिलेगा कि किसान सही अर्थ में ऊर्जादाता बनेगा। इतना ही नहीं, तो मैंने मेरे यहाँ खुद अभी एक प्लांट का काम शुरू किया है, परली से सीएनजी बनाने का। या लुधियाना के पास महिंद्रा ने भी कुछ किया है। आपकी परली से सीएनजी, एलएनजी बनाओ। देश का पहला एलएनजी का पंप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में है और अब एक ट्रक को एलएनजी में कन्वर्ट करने का खर्चा 8 लाख रुपए है और 290 दिन में पैसा वसूल हो जाता है। बहनों और भाइयों, अगर डीजल के लिए 100 रुपए लगते हैं, सीएनजी के लिए 60 रुपए लगते हैं, तो एलएनजी के लिए केवल 40 रुपए लगते हैं। और एलएनजी और सीएनजी अगर परली से बनेगा तो परली को 2000 रुपए टन भाव मिलेगा
अब मुझे बताइए, आज वो फुकट में जला रहे, आपका फायदा नहीं होगा? ये हो सकता है, ये हो रहा है, आप भी करिए। अब इतना ही नहीं तो मैंने मेरे घर पर एक गाड़ी लाई है जापान से, ये टोयोटो कंपनी की है, ये ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली है। और ये गाड़ी जो अभी मैं रोज चुनाव दौरे पर हूं इसलिए लॉन्च नहीं की, ये गाड़ी ऐसी है कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके इलेक्ट्रोलाइजर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। और इतना ही नहीं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन पर ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, स्टील मिल चलेगी, कोयला के उपयोग नहीं, बिजली की जरूरत नहीं, हवाई जहाज चलेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने की हमने योजना बनाई। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं जहां से सांसद हूं, नागपुर में पूरा टॉयलेट का पानी था। 7 साल पहले मैंने मेयर को बुलाया, मैंने कहा ये पानी बेचेंगे, तो उसने कहा ये पानी कैसे बेचेंगे? अरे मैंने बोला बेचेंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे शहर में पानी, टॉयलेट का पानी शुद्ध करके पावर जनरेशन के लिए कोराडी खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट के लिए हम महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं। हमें कितने पैसे मिलते मालूम है? टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते, 325 करोड़। तो मैंने अभी पुरी साहब को योजना दी है कि ये भटिंडा का गंदा पानी जहां रिसाइकलिंग होगा वहां रूफटॉप सोलर और विंड मिल लगेगी, पानी फुकट, बिजली 1 रुपया यूनिट, इलेक्ट्रोलाइजर आएगा और गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। जनरेटर सेट, ये आवाज आ रहा है, ये डीजल पे चल रहा है, ये बंद करो, इथेनॉल पे चलाओ। अभी किर्लोस्कर सबके आ गए और इथेनॉल पर जनरेटर चलेगा और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा कॉम्प्रेस करके, और उस पर हमारी गाड़ियां और ट्रक चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब किसानों की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, मेरे को अन्यथा मत लीजिए, मैं भी किसान हूं। 50,000 एकड़ मेरे पास यहाँ गन्ना है, मैं किसानों में ही काम करता हूं। बहनों और भाइयों, अब गेहूं चावल लगाकर किसान की तकदीर नहीं बदली जा सकती। अब किसान को बिजली का उत्पादन करना होगा, अब किसान को पेट्रोल डीजल का पर्याय देना होगा, तो ये पूरा पैसा किसान के घर में जाएगा, तो किसान की गरीबी, बेकारी, भुखमरी दूर होगी। और यही नीति हमारी सरकार ने लाई है। हम देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं, सुखी समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, यही हमारा सपना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो दिल्ली में कार्यालय के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। भारत माता की, भारत माता की। और राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, और गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है। और जो अंत्योदय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रकाशित है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करेंगे। और जिस दिन उन दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही हमारा सपना है, यही हमारा उद्देश्य है। हम राजनीति में एमएलए, एमपी और मंत्री बनने के लिए नहीं आए। मेरी मां एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, मैं किसान का बेटा हूं। लंबा हो गया यार। कोई मां बेटों की पार्टी हमारी नहीं है, पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
मैं दीवालों पर लिखने का काम करता था, मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा था, तो दीवाल पर, काली दीवाल पर सफेद चूना मारने का काम करता था, साइकिल पे चढ़कर पोस्टर चिपकाता था। जिंदगी भर मैंने किसी के गले में हार नहीं डाला और आज तक मेरा भी और किसी का कटआउट तक नहीं लगाया। ऐसा छोटा कार्यकर्ता था। दिल्ली के रोड मुझे मालूम नहीं थे, मेरी उम्र बहुत कम थी, पर जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे उस कुर्सी पर बैठने का, पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हुआ और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री, एमपी के पेट से एमपी, एमएलए के पेट से एमएलए, ऐसी हमारी पार्टी नहीं है। किसी का बेटा होना गुनाह नहीं है, पर जनता ने कहना चाहिए इसको टिकट दो। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान को विश्व की नंबर 1 की आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। किसानों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति देना चाहते हैं। किसानों का कल्याण करना चाहते हैं। और ऐसे हिंदुस्तान को निर्माण करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।